अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 102 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, वायलन फैमिली क्लब, सवाल आपके सामने है। वॉज फॉर्म्ड इन 2016। फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, अब 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर कह रहा है कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। और रिक्वायरमेंट क्या है भला? रिक्वायरमेंट चेक करो, बैलेंस शीट बनाओ, मतलब स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। 31, ये तो अगले सवाल पे चलेंगे, 31 दिसंबर 18, यानी वो जो 31 दिसंबर 17 वाला बैलेंस जो गिवन है वो कौन से हैं? वो पिछले साल के ईयर एंड के, यानी हमारे साल के ओपनिंग है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने करनी है। अच्छा जी, काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हैं, आसान हैं, सवाल थोड़ा लेंथी है, लेकिन एक नई चीज़ भी इसमें सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं। कौन कौन से बैलेंसेस गिवन हैं जी? सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स नज़र आ रहा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। अजीब सी बात नहीं लग रही? ज़रा देखें, ज़रा चेक करें, क्या मसला है इसमें? क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? 17 के एंड पे कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर है, 16 भी और 17 भी। बस यही पूछना था, पता था मुझे यही सोचोगे। ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब 31 दिसंबर 17 की शाम को हमने टोटल 105 रुपये अभी मेंबरान से रिसीव करना है, जिसमें से 15 रुपये रिलेट करता है 16 वाले साल से, उन्होंने भी अभी तक नहीं दिया हुआ, और 90 रिलेट करता है हमारे इस साल से। ये मतलब है इसका। ओपनिंग क्लोजिंग होगा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ओपनिंग था भी तो बीच में प्लस माइनस क्या हुआ? मतलब कहने का है कि ये 15 अगर 16 का क्लोजिंग था, 17 का ओपनिंग, मतलब 17 के क्लोजिंग में भी ये पड़ा है, मतलब ये अभी तक रिसीव नहीं हुआ। वैसे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, बाय द वे बात कर रहा हूं। ठीक है। क्या कह रहा है जी? 2016 में भी कुछ लोगों ने 16 रुपए देने थे, वो 16 में भी नहीं दिए, वो 17 में भी एंड तक अभी तक नहीं दिए, और 17 के साल से रिलेट कितने कर रहे हैं? 90, जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हुए। ठीक है, मैं तो पैसे साइड पे रखूँ ना। अच्छा, इधर दे देता हूं। अब एडवांस रेंट, कैंटीन स्टॉक, स्नूकर टेबल, फर्नीचर, फिक्स एसेट्स आ रहे हैं। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कहीं नजर नहीं आएगी ना सवाल में, उम्मीद है नजर आएगी तो ये बुक वैल्यू पे, और अगर कहीं डाटा मिल गया तो फिर अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ओ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या होता है? एसेट। लेकिन लेजर तो बैंक का ही बनता है ना, लेजर तो बैंक का ही बनेगा ना भाईजान। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बैंक का लेजर ही ओवरड्रॉ होता है, यानी अगर 100 रुपये पड़े थे और आपने क्रेडिट कर दिया उसमें 120, तो वो 20 रुपये अब लायबिलिटी बन गया, रहेगा तो बैंक का ही लेजर। यानी हमने अगर ये 18 के साल में बैंक का लेजर ओपन किया तो 17 का क्लोजिंग ओडी था, वो लायबिलिटी साइड पे ओपनिंग लिखा जाएगा, बस इतना सा फर्क है। बाकी बैंक का लेजर बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। ठीक है, लेकिन ओपनिंग नॉर्मल साइड पे नहीं है, ये एक नई चीज। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस भी है फॉर 2018। क्या मतलब? 31 दिसंबर 17 में खड़े होकर कह रहे हैं कि 18 के लिए एडवांस हमने लिया था, तो ओपनिंग एडवांस है ना। तो ये सारे बैलेंसेस ही ओपनिंग हैं। 31 दिसंबर 17 है और हमारा साल 31 दिसंबर 18 है, तो ये सारे का सारा ओपनिंग है। ठीक है। उसके बाद एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, कैंटीन की वेजेस हैं, अलग से बता रहा है कैंटीन वेजेस, यानी कैंटीन वाला काम भी कर रहे हैं, अभी देखोगे आगे ट्रेडिंग एक्टिविटी, और उसके क्रेडिटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है। ये लेजर्स ओपन कर लेंगे जिन जिन का ओपनिंग आ रहा है, क्लोजिंग जिसका होगा होगा। मैंने कहा था ओपनिंग मिल जाए या क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है। अच्छा, अब ओपनिंग्स लिखेंगे लेजर्स में, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी जरा पढ़ लेते हैं पहले। सम ऑफ द बैलेंसेस ऑन 31 दिसंबर 18 आ रहा है एज फॉलोज। कुछ बैलेंसेस दे भी रहा है, क्लोजिंग सारे ओपनिंग तो दे दिए उसने, वैसे अभी बताऊंगा आपको, एक दो बीच में अभी मिसिंग है, जैसे जनरल फंड आपको नजर ही नहीं आ रहा, ये बैलेंस शीट थोड़ा ही है।
एसेट्स दिए, लायबिलिटीज दिए, देखो मैच भी नहीं कर रहा। एक तो जनरल फंड इसमें मिसिंग है। दूसरा कोई एक और चीज़ भी एडजस्टमेंट में देखोगे वो भी छुपी हुई थी, वो भी मिसिंग है। बहरहाल कुछ क्लोजिंग उसने दे भी दिए, जैसे सब्सक्रिप्शन इन एरियर 2018, यानी 18 के साल से रिलेटेड कुछ लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं दी। फिर कैंटीन स्टॉक क्लोजिंग, इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्लोजिंग, कैंटीन क्रेडिटर्स क्लोजिंग, कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस उसने दे दिए। ठीक है। ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2018, यानी कि ये सारी की सारी सब्सक्रिप्शन, अच्छा ये नीचे ना सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, ये इसको मैं ज़रा मिटा दूं अगर इजाज़त है मुझे? हाँ मैंने पहले ही मिटा दिया, इजाज़त देना दें। इसका टोटल करें ज़रा, कैलकुलेटर्स निकाल लें ज़रा, टोटल करें। 1055 क्या कह रहा है? 1055 टोटल 18 में रिसीव हुआ है। ठीक है, जिसके बारे में वो कह रहा है इसमें 17 से रिलेटेड कितना रिसीव हुआ है? क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है, मतलब ये 17 का रिसीवेबल होगा ना, जो रिसीव हो गया। फिर 18 के साल में 18 के पैसे तो लाजमी ही आते हैं, यानी ये वो पैसे हैं जिनके अगेंस्ट हमने 18 में सर्विसेज भी दे दी और 18 में पैसे भी आ गए। ठीक है ना, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ऐसा ही होता है। एडवांस अनअर्न्ड वगैरह या रिसीवेबल तो कुछ केसेस में होता है, नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, हम सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, पैसे भी ले रहे होते हैं। तो 18 में जो टोटल रिसीव हुआ उसमें 17 का एरियर हुआ होगा, 60 हुआ है बल्कि कह रहा है। 18 का 920, 19 का भी रिसीव हो गया है। ये क्या है? ओ, ये क्लोजिंग में एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस है, ये पता लग गया। अच्छा, अब अगली बात ज़रा इधर गौर तो फरमाएं। रिसीवेबल था कितना? 105, जिसमें वो कह रहा है 60, ये 16 वाले साल से रिलेट करता था 15 रुपये, 2016 से रिलेट करता था 15 रुपये, 2016 वाले लोगों ने नहीं दिए थे 15 रुपये और 2017 वालों ने नहीं दिए थे 90 रुपये। ये 31 दिसंबर 17 की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 17 वाले 90 में से 60 आ गया, यानी ये 30 अभी तक नहीं आया, अभी भी रिसीवेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर अगली लाइन ना हो तो अभी नहीं पढ़नी अगली लाइन, अगर अगली लाइन ना हो तो ये जो 30 बच गया है ये क्लोजिंग रिसीवेबल होना चाहिए। और जो 16 वाले साल से रिलेट करता था 15 रुपए, वो भी अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो वो भी रिसीवेबल है, अगली लाइन ना हो तो वो भी क्लोजिंग में रिसीवेबल बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो आगे कह दिया जो उन्होंने कहना था। उन्होंने कहा क्लब्स मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रिमेनिंग, यहां सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ था याद है, रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर रिलेटिंग टू द ईयर 16 एंड 17। मुश्किल या आसान? बहुत आसान है, सादा सी बात है। 31 दिसंबर 17 या 1 जनवरी 18 हमारे साल के शुरू में ये रिसीवेबल है 105, जिसमें से 16 से रिलेट करते हैं 15 रुपए और 17 से रिलेट करते हैं 90 रुपए। उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर 90 में से तो 60 आ गए और 15 के बारे में खामोश है तो वो नहीं आए। अब उन्होंने कहा होने नहीं आंदे, बैठे उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने कहा क्या लगता है? उन्होंने कहा यार वो 16 वाले मुल्क छोड़ के निकल गए हैं और 17 वाले भी गायब हैं काफ़ी अरसे से, 9 मई के बाद से। तो अब टोटल जो है वो 15 भी नहीं आया और 90 में से 60 आ गए, 30 वो भी नहीं आया, तो टोटल 45 अभी तक नहीं आए। ये रिलेट करते हैं 16 और 17 से जो अभी तक नहीं आए, तो क्या करें? राइट ऑफ, उसकी एंट्री आती है, बोलो बैड रिटर्न ऑफ डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, और अगर सवाल में कहीं प्रोविजन दे दी उसने तो यही डेबिट हम प्रोविजन में कर देंगे, एक्सपेंस में डायरेक्ट करने की बजाय, और प्रोविजन से हम एक बैलेंस निकाल के ले जाएंगे। तो बहुत दफा अब ये बात हो चुकी। ठीक है बच्चों? अच्छा ओके, ये एडजस्टमेंट भी होगी। अब बस जब आएंगे तो पढ़ते पढ़ते इसको कर जाएंगे। सुभान अल्लाह, ये नई चीज़ थी असल में, लाइफ टाइम मेंबरशिप। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा तो आपके लिए भी नई चीज़ नहीं रहेगी। आपको याद है डेफर्ड ग्रांट, गवर्नमेंट से पैसे रिसीव किए जी, एसेट की मद में हैं, इसको आज लायबिलिटी बनाओ, 10 साल में एसेट डेफिसिट होगा, 10 साल में ग्रांट इनकम बना लो।
जी ये ग्रांट आई है जी, ये 5 साल के एक्सपेंसेस हैं फ्यूचर के, उनकी मद में है, ठीक है, आज लायबिलिटी बनाओ, जैसे जैसे ग्रांट जैसे जैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करो 5 साल में वैसे वैसे इस ग्रांट को इनकम बना लेना। ये भी ऐसा ही ट्रीटमेंट, ऐसा ही, बस चीज डिफरेंट है। क्या मेंबर से हमने कहा ये क्या यार हर महीने या क्वार्टरली या सालाना आपको पैसे देने पड़ते हैं, टेंशन मुकाओ यार, इकट्ठे ही पैसे दो, हमें भी कुछ पता लगे, और हम आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देंगे, आइंदा कभी आपसे पैसे नहीं लेंगे, जितनी जिंदगी है आप आए एंजॉय करें, अपने क्लब की सारी सर्विसेज लें, आपसे रुपए नहीं लेंगे, 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं। अब पैसे इकट्ठे ले लिए, क्या ये सारी इनकम आज बना सकते हैं? आज तो ये लायबिलिटी होगी। अब अंदाजा लगाएगा क्लब कि कितना अरसा इसको सर्विसेज देनी है, ठीक है, वो आपको सवाल में बताएगा, आपने नहीं अंदाजा लगाना, ठीक है। आपने यूजफुल लाइफ नहीं देखनी मेंबर की कितनी है, ठीक है ना। जैसे एसेट की यूजफुल लाइफ डिटरमिन करके डेफिसिट करते हैं, वैसे ही वो अंदाजा लगाएंगे कि मेंबर जी नॉर्मली 10 साल में लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद यहाँ से मूव कर जाते हैं, बाहर के मुल्क कर जाते हैं, इस एरिया को छोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल में लाइफ टाइम भी है, तो हमने 10 साल की सर्विस देनी, उसके बाद नहीं, या इसकी या ये 10 साल ही चलेगा, भाई को देख के कह रहे होता है बंदा, ठीक है, तो इसको नहीं, मतलब मेरे जैसे को। अच्छा, अब तो क्या होगा, जिस दिन ये पैसे रिसीव होंगे उस दिन ये लायबिलिटी बनेगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनती जाएगी। लेकिन अगला मसला भी है, वो भी आपको पता है, अगर ये इनकम, ये लायबिलिटी है, तो इसमें से कुछ अगले 1 साल में इनकम बनेगी, कुछ 1 साल के, तो इसका मतलब ये लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है ये लायबिलिटी होगी। यानी कि वो लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड कह रहा है, ये पुरानी बात है, आई के अपने पहले जब एनपीओ के स्टैंडर्ड्स ऐड नहीं ना किए थे आज से 2-3 अटेम्प्ट्स पहले तक, तो तब तक ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड का कॉन्सेप्ट हो जाता था यूज़। लेकिन अब याद रखें, एक बात आपको बता दूं, फंड्स के अंदर हम सिर्फ 3 तरह के फंड्स ही लेके जाएंगे। मैं अब आपका जहन बना रहा हूँ, थ्योरेटिकल जो बातें करनी है, ठीक है ना, सिर्फ 3 तरह के फंड्स जाया करेंगे। एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, जिनको हम जनरल फंड का नाम दे रहे हैं, फिर बाद में मैं नाम बदल दूंगा। दूसरे आएंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स का मतलब होता है किसी ने आपको डोनेशन दिया और कहा है सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल करना है। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे मैंने भी बोला, इंटरनल भी हो सकता है, खुद ही पैसे अलग कर लिए एनपीओ ने, कहा ये सिर्फ इस काम के लिए करने हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। इंटरनल एक्सटर्नल बाद में देख लेंगे, पहले कौन सा बोला, अनरिस्ट्रिक्टेड, दूसरा बोला रिस्ट्रिक्टेड, और तीसरा है एंडाउमेंट फंड। क्या होता है जी, एंडाउमेंट, आई कैप एंडाउमेंट फंड सुना होगा, वो उस तरह का एक फंड भी। तो ये 3 तरह के फंड्स ही हम फंड्स के अंदर लिखेंगे, बाकी सारी चीजों को लायबिलिटी में डालेंगे, ठीक है ना। तो लाइफ मेंबरशिप एडवांस में रिसीव कर ली, आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनानी है, तो ये लायबिलिटी है, ठीक है। इसको हम कहेंगे दिस इज आ लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिसीट। ये क्या हो गई, लायबिलिटी। इंशाल्लाह इसको नॉन करंट और करंट में तोड़ के लिखेंगे। ओके, डन, ठीक है। और ठीक है बच्चों, चलें, इंशाल्लाह ये हो जाएगा काम अभी। उसके बाद क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन टिल लास्ट ईयर कैंटीन एंड जीपी ऑफ इतने, ये पुरानी बात थी और इस साल इंक्रीज हुआ है, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। डिटेल ऑफ सम पेमेंट्स इन कैश और इन बैंक। कहीं पे उसने कैश का जिक्र ही नहीं किया हुआ, बैंक का तो पता लग गया है, तो बैंक का लेजर बनाएंगे, बैंक ओडी है, तो फिर ये सारी पेमेंट्स बैंक से ही कर दें। और अगर बहुत परेशानी हो ना तो कैश एंड बैंक लिख देना, उसमें आना सिर्फ बैंक ही है, ठीक है। तो कहीं कैश का जिक्र नहीं है। हाँ, एक ट्रांजैक्शन के अंदर उसने यूं बोला हुआ है कि वॉज सोल्ड टू अ मेंबर फॉर कैश, तो उसका मतलब सिर्फ ये है क्रेडिट पे नहीं है, पैसों से है। अलग से कैश का लेजर नहीं बनाएंगे, सिर्फ बैंक का लेजर ही बना लेंगे। और जिसको तकलीफ हो वो बैंक के ऊपर लिख दे कैश एंड बैंक, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, बैंक तो है, ओडीआर है, पेमेंट्स भी हैं, कहां से करें फिर, बैंक से ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कुछ पेमेंट्स हैं, तो ये पेमेंट्स क्रेडिट होती जाएंगी और डेबिट होती जाएंगी, और ये वाले अकाउंट्स, और बैंक क्रेडिट होता जाएगा। इक्विपमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ओनली 30% पेड, इसका मतलब 70% पेएबल है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। एसेट अगर हमारे साल में आ जाए, 100 रुपये का एसेट लिया, 1 रुपया पे नहीं किया, एंट्री करोगे एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट 100 रुपये से। एसेट को तो हम पैसे पे होने पर नहीं रिकॉर्ड करते, आने पर रिकॉर्ड करते हैं। 100 रुपए का एसेट खरीदा, 30 रुपए पे कर दिए, 70 नहीं पे किया, एंट्री करोगे 100 रुपए से एसेट डेबिट, पेएबल 30, पेएबल 70 और 30 कैश, ठीक है ना। अब यहां पर मामला क्या है, उसने पेमेंट्स के अंदर 66 का इक्विपमेंट बताया है
और नीचे कह रहा है 30% पेड है, मतलब बाकी 70% एक तो पेबल निकालिए और दूसरा एसेट की 100% अमाउंट निकाल के रिकॉर्ड कीजिएगा ध्यान से, ठीक है? समझ आ रही है? ओ यस। वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब क्या है? आप एडवांस में सैलरीज देते हैं? भाई एडवांस सैलरीज का कोई रिवाज होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे ना, पहली नौकरी भी लग जाएगी, पहला महीना फिर भी आपका उधार पे गुजर रहा होगा, क्योंकि तनख्वाह कब मिलनी है? जब अगली पहली पे। भाई आपने आज ज्वाइन किया है तो सर्विसेज देंगे तो आपको एम्प्लॉयर जो है वो पैसे देगा ना, ठीक है? तो ये नॉर्मल है। अगर अब नॉर्मेलिटी होगी तो वो एडवांस के बारे में बताएगा। और एडवांस वैसे भी जब एम्प्लॉय ले लेता है तो उल्टा उस पर लाइबिलिटी होती है। आज वो पैसे ले लिए, आज उसने, अब उसने सर्विसेज देनी और पैसे नहीं आने, तो एडवांस ना लेना, महीना गुजारा कर लेना, वरना तो फिर एडवांस भी चलना पड़ेगा। अच्छा तो सैलरीज जो है वो एरियर में ही पे होती हैं, सर्विसेज देते हैं। तो इसका मतलब कि हर महीने की 5th को सैलरी पे हो जाती है। तो इसका मतलब ये होगा ना कि दिसंबर की जनवरी में, जनवरी की फरवरी में, फरवरी की मार्च में ऐसे होती है, ठीक है? ऐसे ही लिखा हुआ इसने। क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस, रेंट की एडजस्टमेंट है। बैलेंस ऑफ स्नूकर टेबल्स, अच्छा जी, स्नूकर टेबल्स आर डेबिटेड एट 12.5%, फर्नीचर 20%, एक स्ट्रेट लाइन, एक रिड्यूसिंग बैलेंस है। फुल ईयर डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एडिशन वेयर एज नो डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये बात सवाल में लिख दे तो सवाल माई बाप है, फिर माना करते हैं, वरना हम हमेशा मंथली बेसिस पे चलते हैं। ये एक ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? हाँ, अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल मिसिंग हो तो हम फिर साल का पहला दिन अज्यूम कर लेते हैं और हम सारा साल डिस्पोजल को ₹1 नहीं डेप्शिएट करते और एडिशन को सारा साल डेप्शिएट कर लेते हैं। लेकिन ये वाली लाइन लिखनी नहीं चाहिए। अब उसने लिख दी है तो माननी पड़ेगी हमें। वैसे मंथली बेसिस के ऊपर अब नॉर्मली अकाउंटेंट्स चलते हैं, ठीक है? ये एक ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा जी, सवाल तो खत्म हो गया। अब मेरे ख्याल से जवाब शुरू करते हैं, ठीक है? शुरू करें जी। ये सारे लेजर्स मौजूद है ना, इनको तो बनाना, मतलब ये ओपनिंग है, इनको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आ रही है, तो सब्सक्रिप्शन का जी एक्सक्यूज्ड भाईजान, जब बारी आएगी तो सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। वो तो सिर्फ रीड करवाया है मैंने सवाल, ठीक है जी? ट्रेडिंग अकाउंट सुना हमने, सवाल से सुना हमने कि कोई ट्रेडिंग श्रेडिंग की एक्टिविटी हैगी, तो हमने कहा अगर हैगी तो फिर हम भी बना लेते हैं अलग से, ठीक है? उसके बाद अगली जो चीज़, जो नई खबर हमें रिसीव हुई है वो है कि जी हमारा सब्सक्रिप्शन का भी कुछ खाता है। अच्छा जी, चलो है तो फिर अगला लेजर बना लो सब्सक्रिप्शन का। पिछली क्लास में मैंने बैंक का लेजर उधर बनाया। मैं असल में बड़े लेजर जज्बाती होकर बना जाता हूँ पिछली क्लास में, वो अब छोटे छोटे बनाऊंगा आपकी क्लास में जी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एसेट के लायबिलिटी, और नहीं तो इधर देख लो, एसेट वाली साइड पे लिखा हुआ है रिसीवेबल है। ब्रॉट डाउन 30 कितना है, सॉरी 15 प्लस, भाई इकट्ठा लिखो ना यहाँ पे, 15 प्लस, भाई चाहे 16 का रिसीवेबल है चाहे 17 का रिसीवेबल है, यकम जनवरी 18 पे सारा ही सारा हमारा रिसीवेबल ही है ना, तो ओपनिंग रिसीवेबल आ गया, ठीक है? चुप कर जाओ ना यार। ओके, नेक्स्ट एडवांस रेंट, रेंट का लेजर बना लें, ठीक है? नंबर 3 रेंट, एडवांस रेंट मतलब प्रीपेड रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाते हैं। और एडवांस रेंट कितना आ गया, 24 है। चलो, रेंट के लिए ना आज आपने कोई एक तो 4-5 लाइनें छोड़नी, एडजस्टमेंट है इसकी, और थोड़ी सी नीचे को वर्किंग के लिए भी 2-3, यानी कि 6-7 लाइनें इसके लिए रखिएगा आप टोटल, यहाँ से लेके एंड तक, ठीक है ना? ताकि मैनेज हो सके, ठीक है? 4-5 लाइनों के लिए लेजर के लिए और 2 लाइनें नीचे वर्किंग के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कैंटीन स्टॉक, स्टॉक स्टॉक कॉस्ट लॉस, उधर तो लेजर ही नहीं बन सकना, ऐसे ही मैं खुश हो रहा था। चुप, बस फिर ऐसा ही है। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना, इसलिए मैं डिफरेंट सवाल रोज करवा रहा हूँ। आज कितना दिन है मुझे एनपीयू स्टार्ट करवाया, आज मैं आपको चौथा सवाल करा रहा हूँ। मेरा कोई सवाल करने की तरतीब बदली हो तो बताओ? सवाल तो मैं रोज बदल रहा हूँ, जानबूझ के बदल रहा हूँ। मैं एक जैसे इकट्ठे फिर एक जैसे इकट्ठे फिर एक जैसे इकट्ठे करवा सकता था, लेकिन फिर आप बाद में कहते
यार पता नहीं, डिफरेंट सवाल होते हैं, समझ नहीं आती कैसे करना है। मैं इसलिए रोज डिफरेंट सवाल ला रहा हूं, लेकिन मैं तरतीब नहीं बदल रहा कि पासिंग मार्क्स लेने हैं ना, तो ये काम तरतीब ये होनी चाहिए, बस पासिंग मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। फॉर्मेट बनाओ, अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दो, जो ओपनिंग या क्लोजिंग है उनके लेजर बनाओ, जो नहीं है वो भी अल्लाह बनवाएंगे। कुछ भी नहीं करो तो आधे नंबर फिर भी मिल जाते हैं यहां से, जो समझ आए वो फेल वो देखो अजीब एडजस्टमेंट आएगी, एक या दो होंगी, वो फेल नहीं करवाएंगी। फेल आप तब होते हैं जब रूटीन वाला जो काम है वो भी नहीं कर रहे होते। हर सवाल में पासिंग मार्क्स मौजूद हैं आपके लिए। हर सवाल आधा सही करो आप पास हो जाओगे, हर सवाल आधे से ज्यादा सही है तो पास, हर सवाल आधे से ज्यादा सही, सारा तो पूरे सही करने की पर्चे की जरूरत ही नहीं। आई क्या भी ये खप खप के, लेकिन आपको समझ नहीं आती। इसलिए मैं डे 1 से आपको कह रहा हूं मार्क्स इंटू 1.8, बस ये प्रैक्टिस है आपकी। जी स्टॉक है, देखो सही इधर वैसे कितनी कोई जगह बनती है, चलो गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, कैंटीन स्टॉक, स्टॉक ऑफ कैंटीन जी, ब्रॉड डाउन अभी तक तो ब्रॉड डाउन ही मिला है, कैरी डाउन भी अल्लाह खैर करेंगे मिल ही जाएगा कभी ना कभी। नंबर 5 देखो ना, कभी वो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे देता है, कभी वो ओपनिंग दे के क्लोजिंग मिस कर देता है, हम वो ढूंढ लेते हैं, कभी वो क्लोजिंग दे के ओपनिंग मिस कर देता है, हम वो भी ढूंढ लेते हैं। अपनी तरतीब नहीं छोड़नी, सब कुछ आपको आता है, बस तरतीब सेम रखनी है सवाल करने की, सवाल जैसा मर्जी होता रहेगा। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं रोज डिफरेंट सवाल लेके आऊं, लेकिन आप देखेंगे वो कोशिश सिर्फ सवाल ढूंढने की है, मुझे जवाब के लिए मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, जवाब तो मैं एक ही तरीके से लिखता हूँ। जी बेटा क्वेश्चन क्या? कुछ दिए हैं ना, सारे नहीं ना दिए। अभी देखना ना बैंक का क्लोजिंग कोई नहीं, और कितना खज्जल होकर निकालना है हमने, आपकी सोच है। नेक्स्ट, स्नूकर टेबल्स और फर्नीटूरे एंड इक्विपमेंट। यहां पे अब इसके क्रेडिटर्स भी तो आने हैं, थोड़ी ना जगह जरा तंग है। यहां पे अगर मैं आप लोगों की इजाजत ना भी हो तो मैं यहां पे कैंटीन के क्रेडिटर्स लिख लूं जरा। ओके जाओ कर लो जो करना है। क्रेडिटर्स ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा, आपको कोई जरूरत नहीं होती पर्चे में ऐसे चीजें, बस मैंने कहा जरा थोड़ा नजदीक हो जाए ना ये हमसाए, या इधर से कुछ निकल के इधर जाता है, इधर से इकट्ठे ही रख लो, जरा आसानी हो जाएगी, जरा इजी हो जाएगा, और कुछ भी नहीं था। जी जी उसके बाद स्नूकर टेबल्स, स्नूकर खांसी लेना क्या होता है? खांसी लेना मना है। बुक वैल्यू जी, सारा सवाल पढ़ा, कहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र खैर नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है। ओपनिंग बुक वैल्यू 960, क्लोजिंग का फिर नहीं पता। इसके नीचे ना मैं इसकी वर्किंग करूंगा डेप्रिसिएशन वगैरह की। नंबर 7 इक्विपमेंट, अच्छा फर्नीचर एंड F&E, और ये भी बुक वैल्यू पे है, और इसका भी ओपनिंग बता दीजिए 720। थोड़ी सी जगह इसके नीचे भी 2-3 लाइनें मैंने छोड़ दी, और उसके बाद जो आगे बढ़े तो एक हादसा नजर आया। उस हादसे का नाम है, बैंक तो है लेकिन पुठे पासे है, बैंक तो है लेकिन उलट साइड पे है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट नेगेटिव लाइबिलिटीज में पड़ा हुआ है बैंक, तो ओवरड्राफ्ट है, बस और कुछ नहीं करना। ओवरड्राफ्ट वाली साइड, बैलेंस लाइबिलिटी वाली साइड पे लिख दो 181, 181। मैंने कोशिश की, जरा माजरत आपके एब्रीविएशन यूज होंगे, पिछली क्लास के अंदर मैंने वो लेजर्स बड़े कर दिए थे लेकिन एब्रीविएशन यूज नहीं किए थे, आप जरा गुजारा अब करें, क्योंकि वो बैंक का लेजर दूसरे पेज पे गया था, वो जरा गड़बड़ हो रही थी। ठीक है आगे चलें जी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ब्रॉड डाउन कितना जी? 45। नेक्स्ट, एक्रूड बिजली, एक्रूड बिजली, बिजली पेबल, वेजेस आ जाएगा, कैंटीन क्रेडिटर्स आ जाएगा, बाकी कुछ उधर भी बना लेंगे, तो ये बना लेते हैं यहीं पे। नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जी, ओपनिंग 23। उसके बाद क्या है जी? कैंटीन वेजेस, लेकिन कैंटीन एक्टिविटीज के लिए भी यहाँ पे करके छोटा सा लेजर बनवा दो फिर मुझे। नंबर 10
ये वैसे बनाया था मैंने उधर ही, लेकिन चलो यहाँ गुजारा कर लो, बाकी अब जो भी आएगा उसको फिर उधर ले जाएंगे। क्या है जी? वेजेस पेएबल। वेजेस क्या होती हैं? एक्सपेंस ही होता है ना, आपके लिए लिख रहा हूँ एक्सपेंस, वरना वेजेस काफ़ी लिखना जी। ओपनिंग कितने? 11। नेक्स्ट क्या है जी? क्रेडिटर्स 118। इसका लेजर मैंने पहले ही ओपन कर लिया था, ओपनिंग आ रहे हैं 118 आ गया। जरा तंग है सवाल, लेकिन गजारा करें, गजारा। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट 1, कुछ क्लोजिंग्स गिवन है, कुछ क्लोजिंग्स गिवन है, ये टिक हो गया जी। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 31 दिसंबर 18 पे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 18, क्या मतलब? 18 वाले साल में भी कुछ लोगों ने सर्विसेज ली हैं लेकिन हमें पैसे नहीं दिए, तो क्लोजिंग 30। लो एक थोड़ा सा और, ज़रा आज ना लेजर ज़रा यहाँ पे आपकी क्लास में तंग है ना, तो ब्रैकेट्स वाली वर्किंग भी नीचे शो करनी पड़ेगी जी। सही है। नेक्स्ट, कैंटीन स्टॉक 247। 200 मतलब कि परेशान नहीं हुए हम, बैलेंस शीट देखिए और ये कैसा सवाल है। नहीं यार, देखो कैसा सवाल है, जैसा रोज करते हैं, डाटा जैसा मर्जी दिया हो, बी कॉन्फिडेंट। आपने बस सवाल को शुरू करना है अपने तरतीब पे। हर सवाल हर टॉपिक में हमने ऐसे ही किया है। अब जब प्रेप लीव में जाओगे ना, रिवीजन करोगे, बस इस चीज को इंश्योर करना है कि आपने जो टॉपिक रिवाइज करना है उसको एक सिटिंग में करना है, और फिर जितने सवाल करने हैं वो एक ही तरीके से करने हैं जैसे सिखाए हुए हैं। जैसे आइए सेट का सवाल करोगे, हर सवाल एक ही तरतीब पे करो, हर सवाल, और एक सिटिंग में बैठ के करो, ऐसे करके काबू में आएगा वो टॉपिक। ठीक है, ताकि पर्चे के अंदर भी मतलब कोई इक्का दुक्का सवाल को बहुत ही परेशान को ना आ जाए तो अलग बात है, वरना कोई ऐसा सवाल ना हो जिसको शुरू करना आपको ना आता हो, जिससे लड़ना आपको ना आता हो। हर सवाल से लड़ाई करके आ जाओ, पेपर पास होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, जाहिर है एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी 35। नेक्स्ट, कैंटीन क्रेडिटर्स 142। पॉइंट 1 इज ओवर। पॉइंट 2 तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको, भाई कह रहे थे रिपीट कर दें, उनके लिए रिपीट करते हैं। ब्रेकअप ऑफ द सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग 18 इज एज फॉलोज। ब्रेकअप को गोली मारो, पहले मुझे ये बताओ, ये 1055 रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ है, इसकी एंट्री क्या करें? कैश का लेजर ही नहीं है, बैंक ही रखो यार। हाँ, कैश एंड बैंक भाई कह रहे हैं, मैंने तो वो बनाया हुआ। ठीक है, तो बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट 1055 से, बैंक डेबिट 1055 से। और आज इधर ओपनिंग नहीं आया, जगह मैंने नहीं छोड़ी, पिछली क्लास में छोड़ी थी वैसे यहाँ पे, क्योंकि वो उधर बना रहा था ना, यहाँ तो गुंजाइश नहीं होती। बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। लेकिन बच्चों ये ना एग्जामिनर को आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे बनाया है आपने, क्योंकि सवाल के अंदर तो वो 1055 ना लिखा हो, तो मैंने टोटल करके आपको लिखवाया है। तो एग्जामिनर को बताओ 60 प्लस 920 प्लस 75 प्लस 75, डन हो गया। अब ये एंट्री हो गई, बैंक डेबिट, यहां पे भी लिख लो सब्सक्रिप्शन इनकम, चलो सब्सक्रिप्शन ही काफी है, ये अकाउंट बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सही है, सही है, जिसने कहा था, आपने कहा था ना। अब जरा आगे देखो, अब ब्रेकअप को और करो। अब वो कह रहा है ये 1055 जो रिसीव हुआ है ना, ये इस तरह से है, यानी कि इसमें 2018 का भी है, 2019 का भी है, 2017 का एरियर भी रिसीव हुआ है। भाई एक बात याद रखना, ये जो 1055 रिसीट आ रही है ना, हमेशा से ही ऐसा होता है, इसमें ओपनिंग रिसीवेबल भी शामिल होता है, इसमें क्लोजिंग एडवांस भी शामिल होता है, और फॉर द ईयर वाला तो होता ही है। यानी अगर आपने इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, पिछले साल का कोई भी एरियर अगर है तो वो इसी में ही आया होगा। बोलो,
और कोई अगले साल का एडवांस रिसीव कर लिया तो वो भी इसी में ही पड़ा होता है, तो हम एडवांस बना लेते हैं अलग से, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीट होती है उसके अंदर ओपनिंग रिसीवेबल और क्लोजिंग एडवांस पड़ा ही होता है। क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं होता, क्या मतलब? वो रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवेबल है। ओपनिंग एडवांस नहीं होता, क्या मतलब? वो पिछले साल रिसीव हो गया था तभी तो इस साल ओपनिंग एडवांस। ये बात समझ आई है? तो जो रिसीट ड्यूरिंग द ईयर होती है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होती है, उसके अंदर अनलेस के कोई ओपनिंग रिसीवेबल था ही नहीं, अनलेस कोई क्लोजिंग एडवांस है नहीं, वो तो अलग बात है। वरना अगर ये रिसीव्ड की फिगर जो नजर आ रही है आपको, ये जो रिसीव्ड होता है इसके अंदर ओपनिंग रिसीवेबल भी पड़ा होता है और क्लोजिंग एडवांस भी पड़ा होता है। ओपनिंग एडवांस क्यों नहीं पड़ा होता इसमें? वो पिछले साल रिसीव हुआ था तो एडवांस बना था ना, पिछले साल का क्लोजिंग एडवांस इस साल ओपनिंग बना है। अच्छा, क्लोजिंग रिसीवेबल क्यों नहीं पड़ा होता? ये रिसीव हो गया होता तो रिसीवेबल थोड़ा ही होता। इसका मतलब फिर ऐसे जरा कोई लाल पीला नीला मार्कर दो ना यार। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से ब्रॉड डाउन में से कुछ इधर रिसीव होता है और कुछ इसमें से कैरी डाउन में भी नजर आ सकता है। ये बात समझ आई? ठीक है। और यही बात उसने ब्रेकअप दे के बता दी थी। मैंने किसी और सवाल के लिए मुश्किल के लिए आपको तैयार करवाया कि ऐसे ब्रेकअप ना दे, अंग्रेजी में भी लिख दे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है। अच्छा चलें अगली बात, 75 का क्या करें? क्लोजिंग एडवांस है, एडवांस तो इस तरफ आता है, कैरी डाउन 75, ये 75 लिखा है मैंने जी, 75 नजर आ रहा है सबको? ओके। और 920 का क्या करें? इसका कुछ नहीं करना, ये जिस साल का है उस साल में आ गया, बेहतरीन है। हाँ, ओपनिंग वाला जो रिसीव हुआ है 10-55 में तो ये पड़ा है, लेकिन एक मुसीबत नीचे पड़ गई। वो कहता है कि ये 60 जो है ये 17 से रिलेट होने वाला, मैंने पहले वैसे डिस्कशन कर दिया है, इस 90 में से है 60। इसका मतलब 90 में से 30 नहीं आया, और इस 15 का भी उसने जिक्र नहीं किया कि वो आया है। ये 15 और ये 30, 45 रुपये अभी भी इनमें से 18 के एंड पे खड़े होकर 45 रुपये 16 और 17 से रिलेट करते हैं जो अभी तक रिसीवेबल हैं। मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया? जो 16 और 17 के रिमेनिंग हैं उन्हें राइट ऑफ कर दो। ठीक है। तो एंट्री बनी बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, अब यहां पर निकाल के दिखाओ कितना जी, किस तरह? 15 जमा 30। ठीक है। बैड डेट रिटर्न ऑफ 45 से डेबिट, बैड रिटर्न ऑफ एक्सपेंस आपने डेबिट किया, और यहां पर 45 क्रेडिट। अब यहां पे वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, वहां शो कर दी, यहां जगह नहीं थी इसलिए मैंने वहां शो कर दी, किसी एक तरफ शो कर दो। अगर प्रोविजन होती तो ये एंट्री डायरेक्ट यहां पे करने की बजाय प्रोविजन में डालते और वहां से फिर एक्सपेंस लेके यहां चले जाते, जैसे सीखा हुआ। ठीक भाई, पॉइंट 2 वाले, ओ पॉइंट 2 वाले क्लियर है? चलें आगे। बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, वो देखो डेबिट, और सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट ये देखो क्रेडिट। इनकम नहीं, बेसिकली ये रिसीवेबल भी इसी में ही है ना, इसलिए इस तरह से बोल देता हूं। अच्छा जी, अ स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 2016 अंडर विच 2016 में ही हमने ये एनपीओ फॉर्म की थी, और 2016 में ही हमने एक ऑफर लगाई। ऑफर, पता नहीं मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनुअल लेते हैं, क्वार्टरली लेते हैं, और कितनी है एनुअल या क्वार्टरली मुझे नहीं पता सब्सक्रिप्शन, उन्होंने बताई भी, उन्होंने टोटल अमाउंट्स बताई हुई हैं। ठीक है ना, सही है। लेकिन 16 में एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई अंडर विच अ पर्सन इज अवॉर्डेड लाइफ टाइम मेंबरशिप अपॉन पेमेंट ऑफ 1,20,000। हम 1000 में चल रहे हैं तो 120 रुपए जो बंदा भी इकट्ठे दे देगा, इतनी जोर की जमाई लोगे तो फिर नहीं देगा। 120 रुपए जो बंदा भी इकट्ठे दे देगा आप उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप दे देंगे। ठीक है। लाइफ मेंबरशिप्स रिसीव्ड इन द ईयर 16, 17, 18 और 5, 8 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ मेंबरशिप्स हैं ये। ठीक है ना।
यानी कि इतने इतने लोगों ने लाइफ मेंबरशिप्स ली। 16 में 5 लोगों ने, 17 में 8 लोगों ने और 18 में 6 लोगों ने। अब इसका मतलब इन सब ने 120 पे किया होगा इकट्ठा, और ये सारा का सारा इनकम तो नहीं बन सकता, ये तो लायबिलिटी बनेगा और उसमें से कुछ इनकम में जाएगा। ठीक है, आगे वो कहता है लाइफ मेंबरशिप्स आर क्रेडिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फंड। मैंने कहा यार ये फंड अब कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है ना, ये पुरानी बात है। ठीक है, सवाल में लिख कर दिया, लेकिन जो भी आपको वो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड और एंडोमेंट फंड के अलावा नजर आया, बस वो लायबिलिटी है। वैसे तो फंड्स भी लायबिलिटी होती है यार। जो जनरल फंड पड़ा है, वो पैसा जहाँ से भी इकट्ठा हुआ है वो एनपीओ ने कहीं यूज़ करना है, अपने कामों के लिए ही। मैं और आप नहीं लेके आ सकते, वो बहरहाल लायबिलिटी ही है। एनपीओ के ऊपर लायबिलिटी होती है। जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं उन्होंने कहा हुआ है यार इसको फलां फलां काम में इस्तेमाल करना, तो जहाँ के लिए कहा है वहीं इस्तेमाल हों, लायबिलिटी है। ठीक है ना, फंड्स भी लायबिलिटी होती है, पैसे इस्तेमाल करने होते हैं, घर थोड़ी लेके जाने होते हैं ट्रस्टीज में। ओके, अब एनपीओ पे फंड्स लायबिलिटी होती है, तो वो फंड कह दो या लायबिलिटी, मैं लायबिलिटी में रखूंगा इसको। वो कहता है लाइफ मेंबरशिप्स आर क्रेडिट टू, ये पहली बार आई के अपने आया था स्टैंडर्ड, ये पॉइंट पहली बार जब आया था उस वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ भी आई के अपने नहीं डाले हुए थे, तो उसने इस तरह से ट्रीटमेंट खुद लिख के बता दिया। लेकिन मैं अब आपको नए वाला ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ जो हमने करना है ऑनवर्ड्स। ठीक है ना, ओके। अब स्टैंडर्ड्स में पढ़ाऊंगा भी सही थ्योरी, ये थ्योरी की तैयारी तो चल रही है। मैंने आपको जो प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी वाली, वो ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली बात की है, थ्योरी में ये पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ। मैंने आपको बताया था रिलेटेड इनकम एक्सपेंस नज़र आ रहे हो तो नेट करके शो करो, ये थ्योरी में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ पढ़ेंगे वहाँ पे, ऐसे ये लिखा हुआ है। सब कुछ जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं, न्यूमेरिकली। फिर थ्योरेटिकली जाके देखेंगे तो वो सब कुछ हमने पढ़ा। कोशिश यही है कि आप इसी तरह से पढ़ जाएं, थ्योरी वाला बोझ फिर एंड पे ही जैसे डलता होता है वो सिर्फ रीडिंग वाला ही हो। अच्छा हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इस तरह करके। ठीक है, ओके। तो वो कह रहे हैं क्रेडिट कर दो इसको लाइफ मेंबरशिप फंड में अपॉन रिसीट एंड आर ट्रांसफर टू इनकम इक्वली ओवर, मतलब 10% कह लो, 10 ईयर्स और 10%, यही होता है ना। स्ट्रेट लाइन जो है, बोलो स्ट्रेट लाइन जो हुआ 10 ईयर्स या 10%, एक ही बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन। अच्छा जी, अब ये बैंक का लेजर तो मैंने यहाँ बनाया नहीं, वो मैंने उधर ही बना लिया है, वेजेस भी बन गया उधर ही। इसको उठा के ले आओ, लाइफ मेंबरशिप। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात तो बताओ, हम कौन से साल में खड़े हैं? पाई की हो गया तो नहीं, हम कौन से साल में खड़े हैं? 2018 में। ठीक है जी, 2018 के अंदर खड़े होकर ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो 2016 का आएगा। मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल में तो 1 जनवरी 18 पर मुझे ओपनिंग चाहिए। और मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, मुझे ये ओपनिंग निकाल दें 1.1 में। हाँ जी बच्चों, लेंथी वर्किंग्स तो हो ही सकेंगी, लेकिन सादा वर्किंग करके बताऊं। देखो बच्चों कौन आया, लमढिंग। 2016 में कितने मेंबर्स बने? 5। हर एक मेंबर ने दिया 120 ईच। तो 2016 के अंदर 5 लोगों ने 120 रुपये दिए, तो टोटल कितने आपके पास हैं? 600। ठीक है, ये 600 जिस दिन 16 के स्टार्ट में रिसीव किया आपने, उस दिन तो आप पे लायबिलिटी था, लेकिन 16 के एंड पर इसका 10% इनकम में चला गया, और फिर 17 के एंड पे मजीद 10% इनकम में चला गया, तो इसका मतलब 20% कम हो गया। तो ये कितना है? ये 80% है। ठीक है, कितना है जी? 80%। कितना बनता है? 480। किस किस को ये समझ नहीं आया? अच्छा इधर देखो, इसका एक और तरीका भी है।
आप यूं कहो जी टोटल कितना रिसीव किया 600, अब 600 बटा 10 करें तो कितना बनता है 60। 16 के अंदर इसमें से 60 निकल के इनकम बना, 17 में भी इसमें से 60 निकल के इनकम बना, तो कितना रह गया 480। कौन सा पसंद करेंगे? नहीं, ये 60 माइनस करने वाला या 80% वाला? चले दोनों ही मैंने कर दिया, आपका जो दिल करे कर लो, ठीक है। तो ये ज़रा मेरे जैसों को भी बाद में समझ आ जाएगा, लेकिन इंटू 80% कर लें बच्चे, साथ लिख सकते हैं आप कि इसको आप और करके लिख दें, फिर 5 इंटू यूँ कर लें ना, मैं असल में यूँ कर देता हूँ, असल में यूँ हो गया, ये कितना बना 600, इसको डिवाइड बाय 10 किया तो 60, फिर डिवाइड बाय 10 किया तो 60, और टोटल कितना हो गया। तो ये इस तरह से ज़रा इजी लग रहा था मुझे। बहरहाल आप कर सकते हैं 5 इंटू 120 यानी 600। 16 वाले हैं तो 16 में 10% इनकम बन गया, 90% रह गया, और 17 में 10% और इनकम में चला गया, तो स्ट्रेट लाइन है ना, 80% रह गया। तो आप 600 इंटू 80% करें तब भी आंसर 480 ही आता है। ओके, तो फिर बेटा वर्किंग डिटेल से करते ना, फिर 16 से वर्किंग करके लाते, फिर देखते क्या होता है जी। रिड्यूसिंग से नहीं निकल सकता, लेकिन भाई का सवाल है, अगर कह दे तो कर देना, ठीक है बेटा। मर नहीं जाता मेंबर, एक बात याद रखना, 10 साल एंड हो जाएंगे, मेंबर अगर जिंदा है तो क्या करेंगे, मार देंगे, तुम्हारी मेंबरशिप पूरी हो गई है, चलो ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना भाई। एक एसेट हमने लिया, सुनो मेरी बात, एक एसेट हमने लिया, अब ये एसेट, बात अहम है, सुन ले सारे, जाग जाए सोने वाले। ये एसेट हमने खरीदा, इस एसेट की लाइफ 10 साल है, यानी इसने हमें 10 साल फायदा देना है। हमने यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की 10 साल, हमने इसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, 10 साल में ये फुली डेप्रिशिएट हो गया। अभी भी सही खड़ा, हमने कहा चलने दो। अब इससे यूनिट्स बन रहे हैं, इनकम आ रही है, लेकिन रिलेटेड एक्सपेंस मिसिंग है, कोई बात नहीं, हो गया, जितनी एक्सपेंस थी वो कॉस्ट बन गई। ये समझ आई? ऐसे ही ये लायबिलिटी है लाइफ टाइम मेंबरशिप वाली। हमने अंदाजा लगाया 10 साल इसको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, हम 10 साल इसको सर्विसेज देते रहे, उसके अगेंस्ट 10 साल इनकम भी बनाते रहे। जैसे ये एसेट 10 साल यूनिट्स बनाता रहा, इनकम बनती रही, उसका रिलेटेड एक्सपेंस आता रहा, ऐसे ही ये लाइफ टाइम मेंबरशिप, हम 10 साल तक इसको सर्विसेज देते रहे तो इनकम भी आती रही, ठीक है, सर्विसेज भी जाती रही, कॉस्ट होती रही, इनकम भी आती रही रिलेटेड, ठीक है। 10 साल खत्म हो गए, ये अभी भी जान नहीं छोड़ रहा। अब सर्विसेज देते रहेंगे, उसका रिलेटेड इनकम का हिस्सा कोई नहीं आएगा। ऐसे ही जैसे फुली डेप्रिशिएटेड एसेट जब फुली डेप्रिशिएट हो गया तो चले जा रहा है, फायदा दे रहा है, इनकम कमा के दे रहा है, रिलेटेड एक्सपेंस नहीं आ रहा। वो एसेट का केस था, ये लायबिलिटी का केस है। इसमें क्या हुआ, 10 साल में एक्सपेंस भी करते, तो सर्विसेज के अगेंस्ट खर्चा करना पड़ता है ना। आप उसको कोई सर्विसेज देते हैं तो आपने बिजली जलाई, को गैस खर्च हुई, कोई वहाँ पे कोई मुलाजिम रखे हुए हैं, वो सर्विसेज जो दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट तो है ना, जो आप दे रहे हैं मेंबर्स को, ठीक है ना। तो सर्विसेज आप देते जा रहे हैं, एक्सपेंस भी हो रहा है, साथ में रिलेटेड इनकम भी आ रही है। 10 साल पूरे हो गए, लायबिलिटी खत्म। अब सर्विसेज दिए जाएं, रिलेटेड इनकम नहीं है, नहीं है तो नहीं है, जितनी इनकम बननी थी वो बन गई 10 साल में, ठीक है बेटा। इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं, बहुत फायदा होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आपने नहीं लेना तो ना लें, तो फिर आप इतने पैसे इकट्ठे कर लें आसपास से, ठीक है। एक ऑप्शन है, आप अपनी एनपीओ में ये ना लीजिएगा, इकट्ठे पैसे आने से बहुत सारे काम भी किए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ब्रॉड डाउन नहीं, 480 नहीं भाईजान, ये तो हैं 16 वाले, ये तो 16 वाले हैं। 17 में भी 8 मेंबर आए हैं, उन्होंने भी 120 रुपए दिए, तो टोटल 900 कितना बना 960। अब 960 को, ये 17 वाले हैं, एक साल कम होना है, यानी इसको 90% से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस कर दें 96 इसमें से। मैंने दूर करके माइनस लिखा कि देखो ये आया, और ये सिर्फ 17 की इनकम, ठीक है ना, 864, ठीक है जी। तो टोटल क्या बन गया 1344, ठीक है, 1344, ठीक है जी। यहां तक कोई मसला? चलें आगे। नेक्स्ट क्या कहता है जी, अभी वो कह रहा है भाईजान कि आपको मैंने जो कहना था वो कहा हुआ है, आप गौर नहीं कर रहे।
6 मेंबर्स, क्लोजिंग तो बाद की गल है, 6 मेंबर्स 18 में भी तो आए हैं। अभी तक तो मैंने 5 और 8 पिछले 2 सालों की बात की, 31 दिसंबर 17 तक की बात की, जब मैंने 18 पे ओपनिंग निकाल लिया। अब 18 वाले साल में भी तो 6 मेंबर्स आए हैं, उन्होंने तो पैसे दिए हैं, वो तो पैसे बैंक में आए होंगे। एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। ठीक है, अब जरा तंग जगह है इसलिए मैं यहां वर्किंग नहीं कर रहा, यहां कर देता हूं। ठीक है, क्या जी? बैंक डेबिट लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। कितने लोग आए? 6। हर एक कितने रुपए लाया टोटल? ये 720। ये 720 की एंट्री हो गई बैंक डेबिट, ठीक है, और लाइफ मेंबरशिप फंड या लाइबिलिटी जो भी कह दें वो क्रेडिट। यहां तक को मसला? बेटा 10 साल सबकी लाइफ ही है, अभी तो मैंने इनकम बनानी है ना। फिलहाल तो मैंने कैश रिसीव किया है। 2016 के अंदर जब ये 600 रिसीव हुआ होगा तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी? बैंक डेबिट मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। फिर उसमें से 60 इनकम में गया होगा, फिर अगले साल 60 इनकम में गया होगा। पिछले साल ये जो रिसीव हुआ है इसकी एंट्री भी यही होगी, बैंक डेबिट मेंबरशिप लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट। फिर इसमें से कुछ इनकम बना होगा। ऐसे ही ये अभी आया है ड्यूरिंग द ईयर, अभी ये रेंट पे इनकम बनाएंगे, इसमें से भी बनाएंगे, इसमें से भी बनाएंगे। ठीक है, बल्कि बना ही लेते हैं। अब 31 दिसंबर के ऊपर इनकम में कितना ले जाओ? उसने कहा था जी 10%, यानी 10 से डिवाइड करके ले जाया करो। तो अब मैं क्या करता हूँ आपके समझाने के लिए अलग अलग कर देता हूँ। वैसे तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चलो आपके समझाने के लिए 600/10 भी होना है, प्लस 960/10 भी होना है। ये तो हो गए ओपनिंग वाले, यानी इस 1344/10 भी करता तो ठीक था। दोनों को ऐड करके /10 करो तब भी ठीक था, लेकिन आपके समझाने के लिए मैंने अलग रखा। ठीक है, और इस साल वाले भी, क्योंकि उसने कहा है 10 साल में इनकम बनाओ स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन। जब से ये काम हो रहा है, जब से मेंबरशिप अवॉर्ड करते हैं, तो 720/10 तो टोटल आ गया जी 228। इसकी एंट्री हो गई वो डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम, बिल्कुल ऐसे ही लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट डेबिट, और यहां पे लाइफ मेंबरशिप इनकम में क्रेडिट। वर्किंग नंबर, क्योंकि वहां पर ही हमने ये वो वर्किंग शो किया, तो यहां दोबारा ना करें। 228। अच्छा जी, अब सवाल ये लेजर कंप्लीट हो गया है, इसका क्लोजिंग जो है वो भी आप फिर निकाल ही दें। बैलेंसिंग निकलेगा आज क्लोजिंग। देखा ना, अब आज उसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिए तो डाटा इतना था कि हम क्लोजिंग अब बैलेंसिंग निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्लोजिंग भी चाहिए होता है, बैलेंस शीट में लेके जाना होता है। बताएं 1836 ये जनाब आ गया यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज में लाइफ मेंबरशिप फंड है। क्या हुआ? सही कह रहे हैं आप, 18 वाले साल में खड़े हैं, जो 19 है वो करंट है। तो एक साल की जो एक साल में जितना इनकम में जाना है वो करंट लायबिलिटी में शो करो और बाकी नॉन करंट में। अब अगले एक साल में कितना इनकम में जाएगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, अब ये 3 तरह के मेंबर है ना, मैक्सिमम यही होगा, तो अगले साल में भी यही इनकम बनेगी। तो यहाँ पे मैंने आकर लिखा लाइफ मेंबरशिप फंड, और मैंने आपके समझाने के लिए फिर लिख दिया यहाँ पे 600/10, 960/10 और 700 के ये अगले एक साल में इनकम बनेगी 228। ठीक है, तो फिर बाकी नॉन करंट में। अब वो कैसे निकलेगा? टोटल बताओ। 1836 ये कहाँ से निकाला भाई आपने? वर्किंग 11 से माइनस कर दिया यहाँ पे हमने 228 को,
1608 है वही लायबिलिटी पूरी 1836 की, सिर्फ तोड़ के दिखाई है हमने। अब ये ना कहना वो देखो सेम, और सेम है क्या मतलब, इस साल ये इनकम बना अगले साल भी इतना ही इनकम बनना था, उल्टा आसानी से समझ भी आ रहा है। ठीक है, चलें आगे। चलें जी, अब आसान आसान एडजस्टमेंट शुरू करें। क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन, क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन टिल लास्ट ईयर कैंटीन अर्नड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ सेल्स, इफेक्टिव यकम जनवरी 18 सेलिंग प्राइसेस आर इंक्रीज्ड बाय 10%। भाई पिछले साल तक ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 20% ऑफ सेल, यानी अगर आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल बनाए तो 100 किसके साथ लगेगा? प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट बैलेंसिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या हुआ, वो कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी, हमारे साल का पहला दिन, सेलिंग प्राइसेस वर इंक्रीज्ड बाय, ओ माय गॉड, यानी कि ये सेल जो है ये 10% बढ़ गई। अब चाहो तो 100 इंटू 1.1 करो, ठीक है, चाहो तो 100 प्लस 10% ऑफ 100 कर लो, बात तो एक ही है। आंसर बस बता दो मुझे। 110। सेलिंग प्राइस 10% बढ़ने का मतलब यही है ना कि पहले आप अगर चीज़ 100 की बेचते तो आप कितने की बेचेंगे? 110। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात मुझे ये बताओ, क्या सवाल ने कोई इंडिकेशन दी है कि आपने सेल प्राइस इसलिए बढ़ाई है कि कॉस्ट भी बढ़ गई थी? इसका मतलब कॉस्ट वाली बात तो अपनी जगह कायम है। क्या ख्याल है? अब बढ़ा क्या है? सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर अब मैंने ये बैलेंसिंग निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या है हमारी इस साल की न्यू प्रॉफिट मार्जिन की रेशो, जहाँ ज़रूरत पड़ी हम ये इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ इसलिए दी हुई थी कि हम नई वाली रेशो निकाल सकें, और ये इसलिए निकाली है कि सवाल में इस्तेमाल कर सकें। इसको आप नोट कर लीजिए, कोई इसमें और बात है नहीं इस एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट जी, बेटा वो कह रहा है पिछले साल में, देखो इतनी बात बुरी लगी है उसको कि पता नहीं कौन सा सफा था। भाईजान वो ये कह रहा है कि पिछले साल तक कैंटीन पर हम मार्जिन करते थे 20% ऑफ सेल्स। ये मैंने पिछले साल वाला मार्जिन पहले निकाला। अगर सेल्स पे 20% तो 100 सेल्स को लिया, ये 20 और ये बैलेंसिंग 80। अब वो कह रहा है कि इस साल से, साल के पहले दिन से हमने सेलिंग प्राइसेस बढ़ा दी हैं। मतलब मैं सेल को 10% बढ़ा के इधर लिखा, कॉस्ट अपनी जगह कायम रही, तो ये बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है। नहीं है मेरी साल में अगर इक्वेशन यूज़ होगी, कहीं मुझे कॉस्ट और सेल से सेल निकालनी पड़े या सेल से कॉस्ट और सेल निकालनी पड़े, तो मैं ये वाली येलो इक्वेशन यूज़ करूँगा, पुराने साल वाली तो नहीं कर सकता ना। वो सिर्फ इसलिए लिखी ताकि उससे ये निकाल सके। ठीक है, आगे बढ़ें जी। डिटेल्स ऑफ सम पेमेंट्स ड्यूरिंग 18 आर एज फॉलोज। 512 कैंटीन क्रेडिटर्स, एंट्री बोलिएगा। क्रेडिटर्स डेबिट कितने से? 512 से। बैंक क्रेडिट 512 से। क्रेडिटर्स बैंक। नेक्स्ट सैलरीज, भाई वो वेजेस कैंटीन वाली थी वो अलग हैं, ठीक है ना। ये सैलरीज डायरेक्ट ही जाएंगी, ये सैलरीज हैं, क्लब की सैलरीज। उसने लिखा हुआ है कैंटीन वेजेस, अलग से लिखा हुआ है कैंटीन वेजेस। ये सैलरीज बाकी क्लब के कोई मुलाजिम ही कोई नहीं है, सारे कैंटीन क्लब सारा कैंटीन वाले मुलाजिम चला रहे हैं। तो वहाँ 2-3 बंदे होंगे, उनको अलग से रखा हुआ हमने, ठीक है ना। ये तो मेन एक्सपेंस है और कोई लेजर नहीं है, मुफ्त के नंबर हैं। सैलरीज 285 से सैलरीज डेबिट, बैंक क्रेडिट। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे ये कहा था सवाल पढ़ाते हुए, उसने सिर्फ बोला हुआ है सम पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज।
अब वो पेमेंट्स कहाँ से हुई हैं, कैश से या बैंक से? तो मैंने कहा यार कैश का ना कोई ओपनिंग है ना कोई क्लोजिंग है ना कहीं जिक्र है, बैंक तो नजर आ गया है ना ओपनिंग में पड़ा है, तो सारा कुछ बैंक में ही अज्यूम करके चलते रहें, और बहुत तकलीफ हो तो कैश एंड बैंक लिख लें, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट इक्विपमेंट एडजस्टमेंट 6 साथ मिला के पढ़ा दी थी वैसे। क्या कहा था इसमें? इक्विपमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ओनली 30% पेड एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेएबल इन अगले साल के दूसरे महीने। एंट्री पास करो। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, अपने पास कहीं रफ साइड पे, रफ वर्क में, ओके, क्योंकि ये एंट्री मैं पास नहीं करवाना चाहता, मैं डायरेक्ट पोस्टिंग करवाना चाहता हूं। रफ वर्क में एंट्री करो। रफ वर्क में तुम्हारा मुंह रफ वर्क है, दूसरा पार्ट इस एडजस्टमेंट के होते ही आपने शुरू कर देना है, बल्कि कर ही दें, इतनी देर में शुरू कर दें।